रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम यहाँ सब बिकता है और मुझे कहते हैं शुमाइला नियाज़ दारसी। और इस प्रोग्राम की खास नौयत यह है कि इसमें हम खास तौर पर बात करते हैं प्रॉपर्टी के हवाले से कि उसमें कहाँ पर घपला है, कहाँ फ्रॉड है और लाहौर में किस जगह पर लीगल काम हो रहा है, किस जगह पर इलीगल काम हो रहा है। इससे पहले गुज़श्ता प्रोग्राम्स में हमने प्रॉपर्टी के बहुत से राजों से पर्दा भी उठाया है, लेकिन आज के प्रोग्राम की खास बात यह है कि हमारे पास प्रॉपर्टी एडवाइजर भी है, हमारे पास लीगल एडवाइजर भी हैं। और इस प्रोग्राम की खास नौयत यह है कि जो प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो लोग फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं, जिनकी जमीनों पर कब्जे हो जाया करते हैं, उनमें से कुछ विक्टिम्स भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। तो मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करती हूँ, देर नहीं लगाती। मेरे साथ मौजूद है जनाब साबिक सेक्रेटरी लाहौर बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी आप रह चुके हैं, आमिर सईद नाम है इनका, लीगल एडवाइजर है। जनाब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। और इनके साथ मौजूद हैं जो कि रियल एस्टेट के शोबे से मुंसलिक हैं। हमारा साथ देंगे प्रोग्राम में मियां शाहिद मुनीर साहब। जनाब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपका कि काफ़ी देर से आप इंतज़ार कर रहे हैं। और हमारे साथ एक खातून मौजूद हैं जिनकी ज़मीन पर जो है कब्जा हो चुका है और उनके बारे से हम ये जानेंगे कि उनकी ज़मीन पर कब्जा कैसे हुआ, कौन लोग हैं और कौन से असर रसूख वाले ऐसे लोग हैं जो ज़मीनों पर कब्जा कर लेते हैं। सूबाई और वफाकी हुकूमतों की जानिब से जो है ना वो गैर कानूनी जो है वो कब्जे छुड़वाए जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, या भी समय साबिका हुकूमतों में भी ऐसा होता रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी कार्रवाइयां हो रही हैं। इसके बावजूद क्यों, रीजन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये हमारे मुल्क का फिनामिना है, ज़मीन का। ये आज से नहीं, हमेशा से चला है। जहाँ किसी की ने ज़मीन देखी, जहाँ किसी में लालच पैदा हुआ, उसने उस चीज़ के ऊपर पैसों का रेट, किसी को प्लॉट दिया, प्लॉट देने के बाद उसको पता चला इसका रेट बढ़ गया है, उसको नीयत में खोट आया तो उसने उसके ऊपर कब्जा कर लिया या रख लिया। ये फिनोमेना किसी चीज़ से ख़त्म होने वाला नहीं है, ये चलता ही रहना है, ये सदा से है, आगे चलना है। नहीं, ये बात नहीं। देखिए, अगर आप ये कहें सर, मेरी बात सुनो ना, वो जो पहले से आया और एंड तक चलता रहेगा, तो फिर ये किताबें, फिर आइन, फिर कानून, फिर वकील, पुलिस, ये सारे कौन लोग हैं? देखिए जी, आइन कानून के अंदर प्रोटेक्शन दी जाती है, प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्शन देती है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की प्रोटेक्शन देता है कि लाइफ की जमानत है, उसकी प्रॉपर्टी की भी जमानत है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीज़ें दी गई हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ है उसको इम्प्लीमेंट करना गवर्नमेंट का काम है। लेकिन इसमें सिर्फ गवर्नमेंट के साथ साथ एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, मुश्तरी होशियार बाश, कि जो बंदा लैंड परचेज कर रहा है वो उसके डॉक्यूमेंट प्रॉपर सही तरीके से चेक करे, देखे पोजेशन उसका है कि नहीं है, बाकायदा अखबार में एडवर्टाइज करे। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि सादा लोग होते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि ये ज़मीन उसको किसी रेफरेंस से कोई आया, उसने कहा ये सस्ती मिल रही है, 50 लाख की ज़मीन है, या आपको 20 लाख की मिल रही है। वो इंसान लालच में वो 20 लाख की चीज़ ले लेता है, लेकिन बैकग्राउंड पर ये होता है कि उसका पोजेशन किसी और के पास होता है, कागज़ किसी और के होते हैं, वो कागज़ दिखा के वो उसको आगे बेच देते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है? कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन देता है, आपका जो बोनाफाइड परचेजर है उसको हद तक देगा, लेकिन जो जिस बंदे के साथ फ्रॉड हुआ है या फ्रॉड होता है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट कितनी हद तक लोगों को अवेयरनेस दे सकती है? आपने प्लॉट बेचा है, मैंने आपसे प्लॉट लिया है, लेकिन मैं उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं करता। जिस तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है कि कोई भी आपने डॉक्यूमेंट्स, कोई भी चीज़ परचेज करनी है तो थ्रू लीगल ओपिनियन दी जाती है उस लीगल एडवाइजर से या किसी से कि मैं ये प्रॉपर्टी परचेज कर रहा हूँ, मुझे इसके बारे में आप चेक करके दें कि आया इसका टाइटल क्लियर है, इसका पोजेशन क्लियर है, इसकी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, तब वो एग्रीमेंट में आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये उल्टी चीज़ है कि हम एग्रीमेंट देखते नहीं है, बगैर कोई चीज़ देख के हम एग्रीमेंट कर लेते हैं। क्योंकि हमारे भाई बैठे हुए हैं, अगर इस चीज़ को माइंड ना करें कि जिन्होंने प्रॉपर्टी सेल आउट करनी होती है उन्होंने 10 कमीशन लेना है, तो कमीशन लेना है, उन्होंने प्रॉपर्टी सेल कर लेनी है। लेकिन कई दफ़ा होती है कि लोगों को शौक होता है कि वो प्रॉपर्टी ऐसी लेती हैं जहाँ से उन्हें पता है कि अगर मैं ये लिटिगेशन वाली प्रॉपर्टी है तो इसको परचेज कर लूंगा, कल इससे प्रॉफिट ज़्यादा लूंगा। आप तो माशाल्लाह से इस काम से मुश्किल है। आपको पता है कि लाहौर के अंदर बहुत सारी सोसाइटीज ऐसी हैं जिनके बड़े बड़े पैसे दे के वो चैनल्स के ऊपर उनकी प्रमोशन भी हो रही होती है, अखबारात में इश्तिहार भी लग रहे होते हैं। कैसे होता है ये काम? वैसे मजे की बात है, मैं सोसाइटीज का काम ही नहीं करता, मैं प्रॉपर लाहौर के अंदर काम करता हूँ। जैसे अल्लामा इकबाल टाउन, गार्डन टाउन, जो सोसाइटी नहीं है, नहीं सोसाइटी है, वो टाउन्स हैं। ये नई सोसाइटीज की बात हो रही है। अच्छा, नई सोसाइटीज आ रही हैं, उनके अखबारात में इश्तिहार दिए जाते हैं, लोगों को माइल किया जाता है कि इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन मैं उन सोसाइटीज का काम ही नहीं करता। मुझे नहीं पता एलडीए से उनका एनओसी हुआ है नहीं हुआ, इसलिए कभी आज तक काम नहीं किया सोसाइटीज का। काम नहीं किया, लेकिन आपको एम तो होगा इस चीज इल्म का? है, कैसे बिल्कुल होता है, है? होता है। उन डीलर से आपकी बातचीत भी होती होगी? होती है। पता भी होगा कि यार करते कैसे हैं काम, ये वो भी नहीं पता आपको? नहीं, एलडीए के साथ जाहिर है कोई ना कोई ताल्लुक तो होता होगा ना, सोसाइटी ऐसे तो नहीं लॉन्च की जाती। तो आप लोगों का ताल्लुक भी तो एलडीए से होता है? बिल्कुल होता है। अच्छा, एलडीए फेक काम में मदद करता है कि नहीं करता? इलीगल काम में मदद करता है?
नहीं। नहीं करता। हमारे साथ यहाँ पर एक मर्द विक्टिमाइज नहीं बैठा हुआ, एक औरत बैठी हुई है जो बड़ी मजलूम होती है और उस बेचारी की जमीन पर जो है ना वो कब्जा हो गया। उन्हीं की जुबानी सुनते हैं कि उनके साथ जो है ना ये वाकया कैसे पेश आया। जी क्या नाम है आपका? फिजा। फिजा जी। फिजा क्या मसला है आपका प्रॉपर्टी को लेकर? मैंने प्लॉट खरीदा था आज से 13 साल पहले, खरीद के कराची चले गए थे। कराची से वापस आए, मुझे हेपेटाइटिस सी हो गया था, इधर लाहौर में इलाज करवाने आई थी। तो मेरे शौहर ने आगे शादी कर ली, फिर मेरे बच्चे छोटे थे, मैंने घर नहीं बनाया। अब मैं गई हूँ, मैं घर पहले भी गई थी, उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया था लेकिन उन्होंने नहीं दिया। वो मैंने पुलिस को भी मंगवाया और वकीलों के पास भी गई, पटवारी के पास भी गई, उन लोगों ने कुछ मेरी बात नहीं सुनी। उन लोगों ने बात नहीं सुनी मेरी प्लॉट बात। किसके नाम पर है? मेरे नाम पे। आपके नाम पर है? जी। कितने का खरीदा था आपने? मैंने खरीदा था उस वक्त 5,500 को मरला, अब उधर हो गया 1.5 लाख को मरला। अच्छा जी। कितने मतलब अरसा हो गया है आपको अपने प्लॉट को बहाल कराने के चक्करों में फिर रही हैं? मैं जब लिया था ना तो 1 साल बाद वापस आई थी, तो मैं गई थी उनके पास लेने, उन्होंने नहीं दिया था। फिर मैंने कोशिश की थी, फिर भी उन्होंने नहीं दिया। फिर मैं बीमार आप हो गई, अभी मेरे दिमाग का भी मसला है। जो आपका प्लॉट है इसको फॉलो आप खुद ही कर रही हैं, अकेली लड़ रही हैं ये केस आप? तो मेरे बच्चे हैं साथ और कोई भी नहीं है। अच्छा। 4 बच्चे, 2 बेटियां 2 बेटे। शौहर ने आगे शादी कर ली थी मेरे, तो बच्चे छोटे थे, आप काम करती रही हूँ, बच्चों को पालती रही हूँ, तो लेकिन वो नहीं ले पाई हूँ। तो अब मुझे ये मैंने देखा था टीवी पे, मेरे बच्चों ने नंबर लिखा था, मैं इसलिए इधर आ गई हूँ। अच्छा, तो आपके प्लॉट पर कब्जा किसने किया है? कब्जा मैंने उसके चाचा से खरीदा था, तो चाचा बेच के चला गया मिंचराबाद और भतीजे ने कब्जा कर लिया। भतीजा वो फौज में, एक भाई पुलिस में है। तो वो आगे से मैं जो भी कार्रवाई, पैसे वाले लोग जो भी कार्रवाई करती हूँ वो रुकवा लेते हैं। अच्छा। तो मैं गरीब औरत हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। वकील भी पैसे मांगता है आपसे? वकील ने भी मेरे से बहुत पैसे लिए थे और पटवारी ने भी लिए थे। पटवारी ने रिपोर्ट तैयार करके दी थी और दूसरे वकील के पास गई, उसने वो रिपोर्ट ही मेरी रख ली, उसने वापस मुझे दी नहीं, उनसे पैसे खा लिए। आमर सही तक क्यों कर दे तुसी इदा वैसे यार? देखो जी की करिए, साडा कारोबार है ये। बात ये है कि वकील जबरदस्त बात है, ठीक है, बात है, कारोबार ही है। सीधी बात है। देखिए वकील ने फीस लेनी है बगैर कोई अपने अल्लाह वास्ते की दुकान तो नहीं खोली हुई। कोई बंदा काम करेगा, गलत काम करता है तो उसको ठीक कराने के लिए वकील के पास आता है, तो वकील ने उसकी फीस लेनी है, उसका केस करना है। जहाँ तक मैं मोहतरमा बहन मेरी है, इनका ये केस देखा है, इन्होंने कहा जी मैंने 12-13 साल पहले प्लॉट लिया 5,000 रुपए मरले के ऊपर। उस वक्त इनके खामन के साथ इनके अच्छे ताल्लुकात थे, बच्चे थे, ये कराची चले गए। जब आप ये चीज है कि जब आपने किसी से प्लॉट लिया उसकी बाकायदा रजिस्ट्री करानी थी, अगर वो मुश्तरका खाता था तो मुश्तरका खाते के अंदर उसकी निशानदेही करानी थी। निशानदेही कराने के बाद उसको 4 दीवारी करके उसका प्लॉट को आप लगाते हैं, गेट लगाते हैं, फिर वो प्रॉपर्टी आपकी होती है। फिर आप चले जाएं तो कल को पोजेशन भी, कब्जा भी लेता है, तो कब्जा लेने के बाद आप पुलिस के पास जा सकते हैं। पुलिस नहीं होती तो अदालत में पिटीशन करके आपको कब्जा वागुजार कराया जा सकता है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर वो कहते हैं मैंने प्लॉट लिया, मैं कराची चली गई, अब मैं वापस आई तो मैं बीमार हो गई, मेरा खामद मुझे छोड़ गया। तो अब वो ये कह रहे हैं कि आप ये प्रॉपर्टी में कब्जा उसका बंदा करके बैठा हुआ भतीजा कि चाचे ने प्रॉपर्टी बेची, इन्होंने चाचे से ली, अब उसकी भतीजे ने ले ली। आप सर्कमस्टांसेस ये देखने हैं कि आया वो जो जमीन थी उनका कोई मुश्तरका खाता था। अगर कोई मुश्तरका खाता था, मुश्तरका खाते में से वो चाचे ने जमीन इनको बेच दी, वो भतीजे अब कब्जे पे बैठे हैं, वो कहते हैं जी हमारी जमीन है। ये तो मौके के ऊपर वहाँ हालात देखने हैं कि पटवारी के पास डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, उसके खिलाफ अगर इन्होंने नहीं, मौके पर नहीं, मौका बंदा साढ़े कोल ही बैठा है इस टाइम। बीबी आप ये बताएं आपका ये मुश्तरका खाता है या मतलब थोड़े कल्ले दे नाते है प्लॉट? नहीं मेरे कल्ले दे नाते। कल्ले दे नाते? नहीं प्लॉट इनके। अच्छा मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, मतलब आमर साहब मैंने निशानदेही भी करवाई थी पटवारी को बुलवा के। निशानदेही उसके ऊपर 4 दीवारी आपने को डाली? 4 दीवारी मैंने नहीं करवाई थी, मट्टी डलवाने लगे थे, वो लोगों ने लड़ाई की, वो दूसरा हत्थी बक्की हुए, अगर आपके पास प्लॉट्स हैं और आपने प्लॉट्स खरीदे हुए हैं तो लीगल एडवाइजर्स आपको एक एडवाइस दे रहे हैं कि जी उनकी 4 दीवारी करा लो, नहीं तो प्लॉट पे कब्जा हो जाना है। दूसरे लफ्जों में आप वही वाला माइंडसेट है, दूसरे लफ्जों में इसको कब्जा करने के मुतरादिफ चीज कही जा रही है। मतलब मैं प्लॉट ले लिया, मुझे उस पर दीवार खड़ी करनी है, मुझे उस पर दरवाजा लगाना है, क्यों? क्योंकि वो मेरी मलकियत हो चुकी है, मेरा कब्जा हो गया है। इसको कब्जे के जुमरे में समझा जाता है। बीबी ने कहा है कि जी मैं पटवारी को निशानदेही भी कराई है, सारा कुछ भी कराया, लेकिन मैं गेट नहीं लाया। अगर ये वाली सूरत हाल है तो मियां साहब आपसे मैं पूछना चाहूंगी, ओवरसीज जो पीछे बैठे हुए हैं जिन्होंने जमीनें अपनी ली होंगी या सोसाइटी में नहीं होंगी या आसपास होंगी, उनके गेट नहीं लगे हुए, 4 दीवारी नहीं हुई हुई, तो इसका मतलब है कि उनसे कब्जा हो गया? नहीं, ज्यादातर तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हो जाए तो कोई जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि वो लोग तो इधर है नहीं है। यहाँ पे कब्जा ग्रुप माफिया, लैंड माफिया तो बड़े अरसे से है पाकिस्तान में, आपको पता ही है इस चीज का। तो उसको शेल्टर देते हैं। कौन देते हैं शेल्टर उनको? गवर्नमेंट के नुमाइंदे देते हैं।
कोई ना कोई तो पीछे होता है ना उनके, गवर्नमेंट के नुमाइंदे होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, जाहिर है। बड़े अफसोस की बात है वैसे। और आपने सीधा सीधा कह दिया जनाब के मतलब चार दीवारी खड़ी करो और दीवार। देखिए जी, मैंने तो बात की है पाकिस्तानी मुआशरे की बात की है। वो 12 साल बाद अगर कोई प्रॉपर्टी अपनी के ऊपर आएगा ही नहीं। देखिए इनका मसले का हल है कि इनके पास अगर उसकी रजिस्ट्री है उस जगह की, और रजिस्ट्री है और उनके पास पटवारी ने निशानदेही भी करके दी हुई है, तो निशानदेही की हुई है तो जाके वहाँ सिविल कोर्ट के अंदर अपना दावा फाइल कर सकते हैं कि मुझे इसका पोजेशन दिया जाए। वो सिविल कोर्ट के अंदर पोजेशन जब होगा उसके ऊपर वो जाके अपनी रिपोर्ट मंगाएंगे किसके ऊपर रजिस्ट्री है, तो कोर्ट पक्की बात है। देखिए ये तो कौन सा इलाका है, ये कौन सा इलाके की है आपकी? ये दीपालपुर। अब उकाड़ा की तहसील दीपालपुर है। दीपालपुर की जमीनें वैसे ही बहुत आगे चली गई हैं। पहले आलू काश्त होता था, आलू के साथ साथ जगह बढ़ती जा रही है, वहाँ सबसे अमीर लोग हैं, कब्जे भी बढ़ते जा रहे हैं। देखिए 5000 अभी उनकी बात की 5000 रुपया मैंने मरले के हिसाब से ली थी, आज वो 1.5 लाख रुपए मरला हो गया है। अगर 1.5 लाख रुपए 5000 से 1.5 लाख रुपया 10 साल के अंदर अगर बढ़ गया हुआ है, तो 10 साल तक इन्होंने अगर अपनी प्रॉपर्टी पे जाके देखना गवारा नहीं किया है, तो लोग तो ऐसी जगह ढूंढ रहे होते हैं जिसका कोई वाले की कोई नहीं है। इंतकाल तो डॉक्यूमेंट में होगा, अब किसकी निशान दी हुई है वो नहीं हुई है। इनके लिए मसाइल का हल यही है कि वो डीपीओ उकाड़ा मेरे ख्याल में अच्छा बंदा शुदा हुआ है, उसके बाद जाके एप्लीकेशन दे कि ये मेरी जगह है, इन्होंने लोगों ने कब्जा कर लिया हुआ है, तो वो इनको वागुजार करा के दे सकते हैं। अदरवाइज दूसरी चीज है कि आपको कानूनी तरीका है कि आपको सिविल कोर्ट के अंदर सूट फॉर पोजेशन फाइल करेंगे, उसके अंदर वो फिर एविडेंस देख के कोर्ट उसको आपको कब्जा डिग्री कर देती है। जब डिग्री हो जाती है तो डिग्री के बाद पुलिस उसको इंप्लीमेंट करा के आपको कब्जा वापस कराती है कानूनी तौर पर। ये इतनी बात सुनकर ही ना मेरा दिल कर रहा है कि जिन जमीनों पर अभी तक मेरे गेट्स नहीं लगे हुए ना, मैं और उन पर कब्जे हो गए हैं, मैं वैसे ही उन्होंने जमीना उन्होंने प्लाटा वैसे ही छड़ देवा। जो एक लंबी लाइन लग गई है कि जी अदालत जाओ तो फिर फलाना जाओ, फिर वकील करो, फिर पैसे दो। बहरहाल आपने घबराना नहीं है, इसका शॉर्ट समय आपको आंसर दूंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी जो कि प्रॉपर्टी को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। वकास साहब, बहुत शुक्रिया, आपने एक दफा फिर मौका दिया हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। आमिर साहब, मैं शॉर्ट आपसे जानना चाहूंगी, आपने डीपीओ का हवाला दे दिया। यार डीपीओ को बंदा को जाना नहीं है, गेट पे खड़े खड़े उसको वापस मोड़ देते हैं कि यार जी डीपीओ साहब बिजी नहीं, वो आ नहीं, मिल नहीं सकते। इन गरीब लोगों से कौन मिलना पसंद करेगा? कैसे मामला हल होगा इनका? देखिए जी, बात आपकी कुछ मैं ठीक कहूंगा, कुछ गलत कहूंगा। आजकल जितने भी डीपीओज हैं, पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि और कोई नहीं, जो दिन के अंदर 2 घंटे वो एक खुली कचहरी लगाते हैं और वहां पर हर बंदा जा सकता है। यहाँ अगर ये भी जाएंगी तो वो इनको सुनेंगे, सुनने के बाद वो नीचे मार्क कर देंगे कंसर्न एएसपी को या कंसर्न जो एसएचओ से पूछते नहीं है, क्योंकि ऐसे मामले के अंदर वो डीएसपी का भेजते हैं। उन्हें पता है कि एसएचओ मिला होना है, एसएचओ ने जो मकामी लोग हैं जो प्रॉपर्टी का आखिर काम कर रहे हैं उनके हिस्से होते हैं, वो उनके साथ नहीं। लेकिन डीएसपी को मार्क करके ये बिल्कुल नहीं अंधेर नगरी नहीं मची हुई कि आप कहें कि किसी का प्लॉट ऐसे कोई कब्जा कर ले। लेकिन इनकी जो सिचुएशन है वो सिचुएशन जो मेरी अब तक की समझ में आई है कि जो गैप है 10-11 साल का, 11 साल बाद अगर आप जाके पूछें कि मैंने ये जगह फलां जगह ली थी, ये पड़ी होगी, तो 11 साल बाद तो यहाँ चीजें, यहाँ हुकूमत के 5 साल से ज्यादा नहीं रहती है, तो 5 साल के बाद तो नई चीज आई, नई रिजीम आई, नए लोग आए, नई प्रॉपर्टीज बनी, कहाँ की कहाँ चली गई। जी, आप अपने पेपर्स जरा दीजिएगा सर को। देखिए जी, मैं जो ये इकरारनामा लिखा हुआ है ये 2008 का है, 24/7/2008 का, और 24/7/2008 के बाद इनके पास जो ये जमाबंदी 2004 की जिसके अंदर इन्होंने 10 मरले का प्लॉट लिया हुआ है 26/12/2008 का। अच्छा। अगर इनकी बात को मैं एग्री करूं तो 2008 से आज देखें तो 13 साल हो गए हैं। ये 13 साल के बाद ये कहते हैं कि मैं पिछले साल गई हूं जाके देखने के लिए, बीमार थी। 12 साल आप अगर अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं जाते हैं, देखिए प्रॉपर्टी में जमीन है, वहां तो काश्त हो रही होती है, कब्जा चल रहा होता है। आपने किसी जगह बंदे से जाके प्लॉट लिया है, उसकी खतौनी के अंदर आता है, इसके अंदर लिखा हुआ है, खुल के लिखा हुआ है कि मुश्तरका खेवट है। जब मुश्तरका खेवट का मतलब ये होता है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो एक बंदे के नाम, काफी कनाल है, उसके अंदर काफी लोग हिस्सेदार नाम भी तो है ना? नहीं, देखिए काफी हिस्सा जो बेचने वाला था, हाँ। जो बेचने वाला था उसने जो जगह बेची है वो मुश्तरका खाते में बेची है। मुश्तरका खाते में वो भी मालिक था, उसके भाई भी मालिक थे, उसके भतीजे भी मालिक थे, वो सारे मालिक थे। अच्छा। उसने इसको 10 मरले अपने हिस्से की बेच दी। अब 10 मरले की बजाय अब वहां पर मौके के ऊपर उसने प्लाट काटे थे या नहीं काटे थे, वहां सड़कें बनाई हुई होंगी, सड़कें बनी हुई थी फिर तो ठीक है, नहीं तो रूटीन के अंदर मुश्तरका खाते में इन्होंने 10 मरले जगह ली है तो इनको उस वक्त वहां
निशानदेही करा के वहां पर अपना कब्जा लेना था। बेसिक चीज दो चीजें होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की, जब आप चीज परचेज करते हैं, एक आपने एग्रीमेंट करना है, इंतकाल अपने नाम करना है, फिर उस प्रॉपर्टी का पोजेशन लेना है। अब पोजेशन किस तरह होता है कि पोजेशन वहां जाके आप अगर 4 दीवारी बनी कब्जा करेंगे, प्लॉट है तो प्लॉट की नींव बनाएंगे, वो आपका कब्जा होगा, तब ट्रांसफर कंप्लीट होती है। अगर 12 साल पहले इन्होंने जाके उससे परचेज की और परचेज करने के बाद कब्जा नहीं लिया और 12 साल बाद चले गए हैं, तो ये कहते हैं कि जिससे ली थी अब उसका भतीजा वहां कब्जा करके बैठा हुआ है। अब भतीजे से पूछेंगे भाई आपने क्यों किया, वो कहेगा कि जनाब मेरी मुश्तरका खैबट में मेरी जगह है, ये जगह उसने अगर बेची है तो ये पोजीशन इस जगह का नहीं दिया, फलां जगह का दिया होगा। ये चीजें तो सामने आएंगी जब दूसरी साइड का वर्जन आएगा कि वहां क्या मामला है। अब ये है, हमें इनके साथ दिली हमदर्दी है, इनका मसला हल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन 12 साल अगर कोई प्रॉपर्टी के ऊपर नहीं जाता है तो उसके अंदर कानून भी कहता 12 है। साल वाले मसले के ऊपर मैं आती हूँ। इस कागज में कहीं पर ये बीबी मालकन है, जी चाहे 2 मरले की 3 मरले नहीं 10 मरले की मालिक है, इंतकाल दिया हुआ उन्होंने, पटवारी की मोहर लगी हुई है और 26/12/2008 की फर्द है, उसके अंदर उसने कह दिया था कि ये फर्द के अंदर ये 10 मरले की मालिक है। अब 2008 के बाद आज 12 साल में इस्तेमाल हुआ होगा, कई चीजें और हुई होंगी, क्या पता उन्होंने कब्जा दुनिया कहाँ से कहाँ हो गई। जी मतलब 10 साल पहले पता नहीं आप क्या होते होंगे। नहीं बिल्कुल ऐसी ही है, ऐसा ही होता है वो तो। लेकिन ये है कि इन जो कागज इन्होंने दिए हैं आपको, इसमें इनकी मलकियत शो हो रही है। जी ये जो फर्द है, फर्द के जरिए तो इनके लिखा हुआ है कि ये जो है ना फर्द इनकी है और उसके अंदर ये मालिक हैं 10 मरले की। तो क्या इनको जमीन मिलनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल मिलनी चाहिए इसके ऊपर, और मिलनी भी चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा इशू ये है कि जो मैं डॉक्यूमेंट्स देख रहा हूँ कि इन्होंने नदीम अहमद चौहान से ली है ये प्रॉपर्टी, जो 1 कनाल खाली प्लॉट था उसके अंदर से इसने 10 मरला लिया हुआ है। लेकिन जो इन्होंने आगे बनाई हुई है, अपनी फर्द बनी हुई है, फर्द के अंदर इंतकाल नंबर लिखा हुआ है हफीजा बीबी जोजा जान फरीद समथिंग सकना बलोच जितोई, जो मालिक है उसका नाम पीछे नहीं लिखा हुआ कि किसकी मलकियत से आगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है। अब ये भी ये देखें, ये भी ये है कि जो बंदा अननोन है जिसको प्रॉपर्टी लेने का नहीं पता, उसने स्टाम्प के अंदर बेची है प्रॉपर्टी के मैं ये प्रॉपर्टी मेरे पास कनाल है, उस कनाल के अहाते के अंदर से मैं 10 मरले जगह बेचने लगा हूँ, एक प्लॉट पड़ा था। लेकिन जब उसका जो पीछा खाता नंबर है, जो खतौनी नंबर है, उसके अंदर वो मालिक होगा, तो मालिक से आगे जब अगले बंदे का नाम जाएगा तो इसका जो खाता अहवाल लिखा होता है कि मालिक, फिर आगे जब इंतकाल होता है उसका नाम आता है। अब इसके नाम की फर्क तो जारी होगी, इससे पीछे वाले का नाम कहीं नहीं लिखा हुआ कि आया उससे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, किस तरीके से ट्रांसफर हुई। ये कहानी सुनने के बाद ना पता मेरे दिल से आवाज क्या निकल रही है, हाय रे मेरे मुल्क के कानून। पढ़ी लिखी हैं आप? ऐसे कितने केसेस होंगे? अभी आपने जो बोला है ना, मैं गारंटी से कह सकती हूँ उनको समझ भी नहीं आई होगी। नहीं पता लगे? नहीं पता लगे ना? नहीं पता लगे, कुछ समझ ही नहीं आई। वकार साहब क्या कहते हैं, ऐसे एक केसेस है, 2 केसेस है, कितने केसेस होंगे ऐसे? देखिए आजकल तो ऐसे हज़ारों केसेस हैं और हर जगह पे इस चीज़ की भरमार है, और इसमें सिर्फ हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये सारी जो इसकी ज़िम्मेदार हम लोग हैं, इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत भी है, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हैं, और जो कानून बनाते हैं वो भी हैं। अब देखें कि एक चीज़ है, अब लेट्स सपोज मैं एक सोसाइटी की मिसाल ले लेता हूँ, हम किसी भी अच्छी सोसाइटी में जाके कोई प्लॉट परचेज करते हैं तो वो सोसाइटी इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल है कि हम चाहे 50 साल बाद भी आए तो हमारा वो प्लॉट वहाँ पे मौजूद होगा, ठीक है, क्योंकि उसका पोजेशन सोसाइटी ने देना होता है। आमतौर पे हमारी जो रजिस्ट्री इंतकाल वाली जगह हैं, हमारे कोर्ट्स जो हैं उनमें 99.9% केसेस जो हैं वो रजिस्ट्री और इंतकाल वाले जो मैटर्स हैं वही होते हैं, और उसमें नॉर्मली जो मुश्तरका खाता होता है, मुश्तरका खाता के अंदर हमेशा से यही चला आ रहा है कि बाप ने जगह बेच दी, कल को जगह महंगी होगी, बेटे जाकर उसका स्टे ले आते हैं, या 2 भाइयों के नाम जगह है, उन्होंने जगह बेच दी, कल को जगह महंगी होगी तो उनके बच्चे जो हैं वो उठ खड़े होते हैं, या उनका कोई करीबी रिश्तेदार खड़ा हो जाता है जी कि ये जगह जो है हमने नहीं बेची है और ये वो, ठीक है। तो इस तरह के मामलात जो है इन रजिस्ट्री मैटर्स के अंदर जो है वो नॉर्मल रूटीन है, नॉर्मल प्रैक्टिस है। सर रजिस्ट्री मैटर्स वाले केसेस आप बताते होंगे? ये केस ये खातून के साथ जो भी किया किसी ने फ्रॉड किया है, जो फ्रॉड किया है, क्योंकि ये कागज के अंदर है ही नहीं। तो जो इकरारनामा लिया हुआ है खातून को दिया है वो नदीम अहमद ने दिया है हनीफ को, हनीफ के बाप की इकरारनामा किया हुआ है, और ये जो फर्द लेके बैठ रही हैं ये अपने नाम की लेकर रही है, तो इनके नाम का इकरारनामा ही नहीं है।
अभी चीज वो अपने हाथ में लिए फिरती है, उसको पता ही नहीं है कि उसको ये पता ही नहीं है कि कागज उसने लिया क्यों, क्या है, वो जो प्रॉपर्टी है वो नदीम की है, वो बेच रहा है हनीफ को, हनीफ का इकरारनामा है, वो अपने पास ये फर्ज लेके फिरेंगे। 2008 में मुझे फर्ज जारी कर दी गई है। अब ये फर्ज के ऊपर काउंटर साइन पता नहीं उसने किससे करवाए हैं, गलत करवाए हैं, क्या नहीं करवाया। आपने अपने पैसों की जमीन ली थी? ये मैंने अपने पैसों की जमीन खरीदी, पहले इंतकाल हुआ था, लेकिन इसके भतीजे ने कहा था कि चाचे का दिमाग ठीक नहीं है। चाचे का दिमाग तो वाकई ठीक नहीं होगा ना। मतलब ये जो आपने जो कागज है ना ये वाले, जी। ये इसके पैसे जो जमीन के पैसे थे, जमीन के पैसे मैंने आप लिए थे। हाँ जी, आपने खुद दिए थे? जी मैंने आप लिए थे। पैसे कहाँ से मतलब करवाए थे आपने? वो मेरे शौहर मेरे साथ था उस वक्त। अच्छा जी, शौहर पास। जी। तो ये जो अनीफ के नाम का ये मेरा ससुर है, ये इंतकाल लिया अभी था। वो आपको क्या कहते हैं कि जमीन कब्जा नहीं देंगे आप? नहीं देंगे। तो वो जो ये इंतकाल लिया था, फिर उसको बुलाया था, इसने बोला था मैंने इस्टाम देता हूँ, मैं अपनी होश आवाश में मैंने 10 मरला जमीन बेची है बाजी को। अच्छा ठीक है। तो आप लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? तो वो मेरा ससुर था, वो मुझे अदालतों में नहीं लेके गया था, तो इस्टाम उसने ले लिया था। अच्छा, अब आप क्या चाहती हैं? जमीन चाहती तो हैं? मैं चाहती हूँ मेरी जमीन मुझे मिल जाए, मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे। इनके साथ भी इसी तरह हुआ है कि इनके ससुर के नाम जो है वो उसने इकरारनामा किया और बाद में रजिस्ट्री जो है वो इनके नाम हुई है। सही। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमें दूसरे विक्टिम जो है वो ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा, साथ रहिए। लाहौर ने पिछले महीने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि या लाहौर में कब्जा ग्रुप रहेगा या मैं रहूंगा, या ये उसकी उनकी वर्डिंग थी। तो मेरी इस प्रोग्राम की तरफ से भी है कि आप जाके डोगर साहब से मिले, उनको ये अपने डॉक्यूमेंट दिखाएं कि 2017 से पहले ये प्रॉपर्टी पे कब्जा मेरा था, ये मेरे पास रजिस्ट्री है, ये मेरे पास इंतकाल है और इन कब्जा ग्रुपों ने कब्जा किया हुआ है। वो इसके ऊपर मेरे ख्याल में भरपूर तरीके से कार्रवाई करके कब्जा छुड़वाएंगे। अगर नहीं छुड़ाएंगे तो फिर मैं इनका फ्रंट पे इनके साथ मैं जाऊंगा और जा कहूंगा कि आप जिस तरह दावे कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। सर जो इन्होंने बात की अच्छी की, एक मरतबा नहीं 20 मरतबा CCPO साहब से मिले हैं। उन्होंने अमीन भाट साहब भेजा, उनका लीडर तय खाने में, उन्होंने उधर मुझे बैठाया हुआ है, दरखास्त दी है, अभी हो जाता है, अभी हो जाता है। तकरीबन इस बात को 3-4 माह गुजर गए। कहते की है मतलब? कहते बस अंदर जान ही नहीं देंगे। कोई दरखास्त लिया सी जी दरखास्त साडी अंदर ऐसी पूछना है भी की सूरत हाल है, जो कॉल करिए बस जी इन्ने काले ना पाओ, सबर करो। अमीन भाट साहब मौजूद है, दरखास्त की फोटो कापी भी मौजूद है। तो जो 145 की कार्रवाई हुई है वो सर खारिज हुई है, मजिस्ट्रेट आतिफ खान साहब ने की है कचहरियां च। फिर असी SHO के पास गए हैं, SHO हो गए सी राणा शाह साहब, वो उनसे मिले हुए सन, DSP जाज ढिल्लू साहब वो भी मिले हुए सन। हमारी वहां पेश ही नहीं गई। वो मुझे कह रहे हैं आप दरखास्त लेकर लाएं, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमारे पास फलां हुआ है, हम आपको पैसे ला देते हैं। बकार साहब क्या इनपुट देना चाहेंगे आप इसमें? देखें, इस बात पे अभी एडवाइजर साहब ने थोड़ी सी बात की, तो अभी आप देखें कि मियाँ साहब जिन्होंने कब्जा किया है उस टाइम उनकी हुकूमत थी, जाहिर है वो अपर हैंड पे थे और उन्होंने जहाँ तक हो सकता है उन्होंने अपनी गवर्नमेंट का फ़ायदा भी उठाया। लेकिन इसमें मैं बात ऐड करना चाहूँगा कि जिस रियासत मदीना में आज हम रह रहे हैं और जहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने इस चीज़ का बड़ा सख्त एक्शन लिया था, CCPO लाहौर साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि हम कब्जा माफिया को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, तो वो इस हुकूमत के सिर्फ दावे हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इनसे बातें जितनी मर्जी करवा लें। CCPO साहब जो इनसे पहले थे उन्होंने भी यही बात की थी और मेरे ख्याल 2-3 माह बाद वो CCPO साहब ही नहीं रहे थे। और कभी भी आप देख लें, कोई भी कब्जा माफिया कोई आम आदमी नहीं होगा, कोई आम आदमी भी फ्रंटमैन होगा तो उसके पीछे कोई उस इलाके का MNA या MPA खड़ा होगा। इसके अलावा आज तक आपको कभी नजर नहीं आएगा कि कोई इन जैसा बंदा, कोई मेरे जैसा बंदा, कोई आम आदमी जो है वो कोई कब्जा माफिया बना होगा। कब्जा माफिया वही बनता है जिसके पीछे सपोर्ट होती है, और इनके पीछे भी चाहे वो नून लीग का MP है या वो PTI का MP है, ये सब अंदर से सब आपस में मिले हुए हैं और सिर्फ पिसना किसने है? गरीब अवाम ने। कोई हल नजर आता है आपको? सर मुझे कोई हल नजर नहीं आता। खुली कचहरी लाई DCO साहब ने कचहरी दे सर उन्होंने आर्डर किए हैं जी इसका कब्जा वापस दुआया जाए। दार बदार के धक्के खा चुके हैं, कोई वाह पेश नहीं जाती, गरीब अवाम मर रहे हैं। DCO साहब का आर्डर है ना कब्जा वापस दुआया जाए। शजरकारी मुहिम में एक पौधा लगाएं और 50 लाख घरों के जो ख्वाब है ना उसमें से एक घर जो है ना वो आपको दिया जाएगा। बस इन्हें तुसी गुण गाते रहो और इस तरह के केसेस आते रहेंगे। बंदा लेके जाता है हुकूमत को मसला लेके, हुकूमत उन्हें बंदा इकट्ठा करके दरख्त लवान तो ला देती है, हेलो तुसी दरख्त ला लो आके विच। पता नहीं कितने केसेस पड़े हुए हैं ऐसे।
आमिर साहब तो हम चुपला की देखिए नहीं, मैं कागज पढ़ रहा था। चुप तो हमारी, आपको पता है जबान कभी बंद नहीं होती, वैसे भी हमारी जबान पैसों के साथ चलती है। देखिए उसी की बात की कमाई करते हैं। मैं भी ये पढ़ रहा हूँ ऑर्डर जो डीसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने दिया है। उन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर कहा कि वहाँ पर पुलिस ने कोई एप्रीहेंशन थी कि शायद इनकी कोई आपस में लड़ाई हो जाए। उस एप्रीहेंशन की बेस पे उन्होंने 145 की कार्रवाई की, लेकिन बाद में मजिस्ट्रेट ने उसके साथ एग्री ना किया, खत्म कर दी। तो उन्होंने ये के अंदर बाकायदा लिखा है कि मियां मरगूब और उसकी पार्टी ने मिलकर कब्जा कराया हुआ है, और उन्होंने ये भी कहा कि एसएचओ ने इसको प्रॉपर्टी को सील नहीं किया हुआ है, तो इनको कब्जा दिलवाया जाए। अब अगर कब्जा नहीं दिलवाया गया तो इस ऑर्डर की रोशनी में इनको चाहिए था, और कुछ नहीं मान रहे, बकौल इनके कि सीसीपी के पास गए हैं, वहाँ उनके कोई भट्ट साहब हैं जो इनको मिलने नहीं दे रहे। तो मेरे ख्याल में इस प्रोग्राम की तवज्जो से शायद मैं उनको रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि भाईजान वो जो भट्ट साहब आपके बैठे हुए हैं उनको मेहरबानी करें, उनको कहें कि जो गरीब आवाम है उनको आपसे मिला दें, ताकि ये ना हो कि आपका नाम वो बैठ के खराब करते रहें। आप लोगों को कहें बाहर आके मैं लोगों को कब्जे छुड़वा के दूंगा, और आपके जो नीचे का अमला है वो लोगों को आप तक पहुंचने नहीं दे रहा, इसमें आपकी बदनामी हो रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है। तो इस तरीके से ये जो चीज है अगर नहीं होती है तो इसको ये एप्लीकेशन दे सकते हैं, मजिस्ट्रेट की एप्लीकेशन के बाद आप जस्टिस ऑफ पीस को दे सकते हैं कि ये कोर्ट का ऑर्डर है, इसको जरा इंप्लीमेंट कराइए। अच्छा जी, ये जो लिखा हुआ है, एक तो मुझे ये समझ नहीं आती कि जो हमारे पास केसेस आते हैं उन लोगों को तो उर्दू बड़ी मुश्किल से बोलनी आती है, एक अंग्रेजी ਦੇ ਵਿੱਚ कागज फड़ा देंगे जिंदा ना समझ आवे ना पता लगे कि ਇਹਦੇ लिखा की होया। ठीक है, ऐसा ही है। कुछ और कागज दिखा रहे थे जी, ये कागज है जी ਜਿਹੜੀ 145 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚ ਉਹਨਾਂ ਤਾਲੇ ਲਾਏ ਸਨ ਜੀ, ਉਧਰ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਸੀ। ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇਾਂਗੇ गाली गलोच करते हैं। मजदूर बंदे आदि मजदूरी पूरी करिए, 5 साल हो गए साडा केस लगे। जो इनका इशू आ रहा है कि पुलिस इनको कब्जा नहीं लेके दे रही, 5 साल से इन्होंने कोई सिविल कोर्ट में किसी जगह से, आप दो ऑप्शन होती है ना। प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो बंदे हैं गरीब गुरबत एक साइड पे है, साथ लॉ की जो हौन होती है वो भी जरूरी होती है। अब मजिस्ट्रेट ने इनकी बात सुनी होगी, कोई वकील इनके साथ गया होगा, तो उसके बाद जो पुलिस ने 145 की कार्रवाई थी कि यहाँ आपस में नक्शे अमन का खतरा है, उन्होंने उनकी पुलिस की बात नहीं मानी और कहा कि 145 की कार्रवाई नहीं हो सकती। एक मीन कि अदालत ने इनका साथ दिया, वकील ही गया होगा ना साथ, उसके बाद हुई है। उसके बाद जो आगे पोजेशन उन्होंने कब्जा किया हुआ था, उस कब्जा ग्रुप के खिलाफ जो एप्लीकेशन देनी थी वो पुलिस के पास ही देनी थी कि ये लोग पुलिस के मिले हुए हैं। जो अभी उसने भाई ने कहा कि मैं सीसीपी के पास गया हूँ और वो मिलने नहीं दे रहा, तो प्रोसीजर यही है कि वो नहीं मिलने दे रहा, तो उसके लिए तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। हमने आपके सामने रिक्वेस्ट कर ली है। एक गरीब इंसान वकील के पास जाएगा, पुलिस के पास जाएगा, पटवारी के पास जाएगा, आप जैसे महंगे वकील के पास जाएगा या कोर्ट के चक्कर लगाएगा। ये एमपीओ हो, एमएनए हो, असर रसूख वाले लोग हो जिनके पास पैसा हो, उनकी हिम्मत होती कैसे है किसी की जमीन पर कब्जा करने की, और अगर हो जाती है तो साला साल आपको भी पता है, इससे पहले हमारे साथ दुनिया साहब मौजूद थे, उनको भी पता है कि कब्जे होते हैं, सबको ये पता है कि कब्जा माफिया है, लेकिन उन्होंने खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती, नकेल क्यों नहीं पाई है जी उन्होंने? लेकिन कार्रवाई होती है। अब देखें लाहौर की आबादी ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। अब 1.5 करोड़ की आबादी के अंदर आप रोज़ाना 2 या 4 केस निकालते हैं, तो यहाँ सैकड़ों केस हैं जिसके अंदर चल रही होती हैं। उसके अंदर इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो होती हैं, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, वो अपना अपना काम कर रही होती हैं, लेकिन हर बंदे को कि हर बंदे की प्रॉपर्टी के ऊपर एक पुलिस वाला खड़ा नहीं किया जा सकता कि ये प्रॉपर्टी है इसके ऊपर कब्जा कर गया है, और किसी की बात के ऊपर होती है लिटिगेशन। इन्होंने जिससे प्रॉपर्टी परचेज की होगी, आप जिसके मुखालिफिन हैं, क्या पता वो भी कल को कोई कागज उठा के ले आए कि जनाब ये प्रॉपर्टी हमने ही परचेज की हुई है। अब जिस बंदे ने प्रॉपर्टी बेची थी, क्या पता उन्होंने इसको भी बेच दी हो, दूसरे बंदे को बेच दी हो, वो दोनों से पैसे लेके एक साइड पे चला गया हो, ये दोनों पार्टीज आपस में लड़ रही हो। कई इश्यूज ऐसा नहीं है, जिससे हमने ली है वो हमारे साथ है, जिससे ली है उसकी रजिस्ट्री हमारे पास है, अगर जिससे ली है और वो भी कोई रजिस्ट्री नहीं उस प्लाट दी है, तो फिर तो सिर्फ वो सीनाजोरी है, कब्जे ग्रुप है, मेयरिंग, सानू मजदूर बंदे साडी छोड़ जमीन महंगी बहुत है आपकी जी। क्यों कब्जा किया है उस पे उन्होंने? क्या जमीन में क्या नजर आ रहा है उनको? बस उसका प्लाट दूसरा है जी, मियां आसम अब्दुर्रहमान उसके चाचे का बेटा है, उसका प्लाट है जीएमओ में, और हमारा प्लाट है गंजे में। उन्होंने सीना जोरी पे जोर पे उसका फ्रंट घाटा आता है, साडा फ्रंट पे आया प्लाट, उन्होंने क्या इसको शीशा करता, इसको शीशा कर। हाँ जी, जो तो उसने ताले तोड़े हमारे कब्जा किया है, हमने 1-5 पे कॉल की, अभी भी रिकॉर्ड चेक कर लें, एक नहीं 2 1-5 पे कॉल की है। अभी एसएचओ का कार्य खासी अब्दुल रज़ाक वो आया है रशके पे, तकरीबन जो उन्होंने हमारे ताले तोड़े हैं 2 घंटे बाद रशके पे गया है एसएचओ का कार्य खास अब्दुल रज़ाक उर्फ चक्री उसका नाम है, वो रशके पे गया हमारे प्लाट पे। हमने बोला जी ये देखो सर हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, हमारे ताले तोड़े गए, हमारा सामान बाहर निकाला गया और कब्जा कर रहे हैं। उसने बोला आओ साहब के पास चलिए, वो आपकी बात सुनेंगे क्या करना है।
ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਕੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਹੈ। पकड़ के रिश्के च बिठाया। मैं कहा यार कॉल मैंने की है, मैं थाने जा रहा हूँ, मैं को पुलिस थोड़ा रिश्के जो ना मैंने बिठाया, रिश्के जो लै गए थाने शफीकाबाद उधर बिठाया। हाँ जी, SHO साहब है सी पुराना शहर साहब। अच्छा, वो अंदर जा रहे सी, बाहर जा रहे सी, अंदर जा रहे सी। ਅਸੀਂ आखा साढ़े नाल ज्यादती गल सुनेंगे। मैं अल्फिया कह रहा हूँ, उन्होंने हमारी बात सुनी नहीं। उसने बोला इसको 751 में बंद करो, 751 बंद कर दे, 751 बंद करो। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? देखिए, कब्जा माफिया को शीशा जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन्होंने ही करनी है। और इस मुल्क में वैसे ही गरीब के लिए तो कोई कानून नहीं है। हमेशा जिनके पास पैसा है, जो बाइख्तियार लोग हैं, बासर लोग हैं, कानून भी उनके लिए है, सब कुछ उनके लिए। अब जिस तरह से इन्होंने 15 पे कॉल की है, उसका रिकॉर्ड है सारा, और उसके बावजूद इनको बजाय गिलेबान से पकड़ के, बजाय इनकी दादरसी करने के, इनके गिलेबान से पकड़ा है, उनको साथ ले गए और कहा है कि 751 जो है इन पे करके इनको अंदर डाल दिया जाए। तो मेरा ख्याल है इंतहाई अफसोस का मुकाम है। लेकिन प्रॉब्लम ये हमारे फिनोमिना है कि जो पुलिस वाले, जो गरीब बंदा है, उसने अगर कोई प्रॉपर्टी ली है तो पहले पुलिस वाले तंग करेंगे, पुलिस के बाद फिर किसी वकील के पास जाएगा। उसने कहा है ठीक है जी मैं अपने मामला करके आपको लेके देता हूँ। उन्होंने कोशिश की है, वकील ने कोशिश की है कि जो पुलिस की कार्रवाई थी नहीं होने दी है। आगे उसके बाद की जो सूरत हाल है कि कब्जा इनके पास, इनको वापस नहीं मिल रहा है। 4 साल के बाद आपके पास आ गए, तो आपके तवज्जो से जब ये बात अभी जाएगी CCPO तक, तो मेरे ख्याल में कि वो इनकी मदद भी करेंगे और इनका मामला इंशाल्लाह सॉल्व भी हो जाएगा। CCPO साहब, आप अगर प्रोग्राम देख रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि विक्टिम को आपने देख भी लिया है, उनको सुन भी लिया है, उनका जो मसला है, मैं इस तरह से आपसे कहती हूँ कि खुदारा इन जैसे लोगों के मसले हल करें। कानूनी चारा जोई जो है, कानून और आइन जो है, वो इस तरह के केसेस को कैसे हल करता है? देखिए जी, वो तो कानून हर केस टू केस वेरी करता है। जो अब कानून आया इनके पास आई है, अगर उनकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाह रहे हैं, या ये भी कहते हैं उन्होंने कब्जा कर लिया हुआ है, तो दोनों सूरतें, अगर नहीं किया हुआ तो ये कोर्ट से जाके सिविल कोर्ट स्टे ले सकते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी इस पे कब्जा ना किया जाए। तो कोर्ट स्टे ऑर्डर जो कर देती है, स्टे के बाद उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होती है तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है कि उसके ऑर्डर की अगर वायलेशन की जाती है। अगर वो फिर भी चल रहा होता है तो फिर उसके बाद आप हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट उसको डायरेक्शन दे सकती है। लेकिन बेसिक जो काम होता है वो सबसे पहले सिविल कोर्ट के अंदर स्टे लेना है कि आपके पास कोई अगर नाजायज कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, उसमें फिर पुलिस आपके साथ खड़ी होती है। अब इस सूरत में जब ये कहते हैं कि हमने जिनसे लिए वो भी हमारे साथ हैं, वो तीसरा बंदा है कि उसको अपनी फ्रंट अपना पूरा करना है, तो वो अपना पैसा खर्च करके वो अपना पुलिस को साथ मिला के किया होगा। तो इसके अंदर मुझे जो अब तक समझ है पुलिस की हाई हैंडेडनेस नजर आ रही है। उसके लिए जिसने आपने रिक्वेस्ट की है CCPO से, हम भी उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इनकी बात सुन के इनका अगर जायज बनता है तो इसको कब्जा इनको वापस कराएं। मैं तो एक चीज पूछना चाहती हूँ, बंदा जाए तो जाए कहाँ पर? अगर किसी सोसाइटी में जमीन नहीं है, वो ना लो, कब्जा हो जाएगा। 4 पैसे जमा करके दिल चाहता है कि यार किसी सोसाइटी की जगह ले लेने, पता लगता है कि वही जाली निकली आई है। यही है कि नहीं वकास? बिल्कुल ऐसे। इलीगल सोसाइटिस भी निकलती है। अगर आया कि कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करना भी चाहता है, उसको कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? देखिए जी, ये तो बेसिक तो इसके बारे में बता सकते हैं जो रियल एस्टेट का काम करते हैं कि वो कहाँ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की जाए। लेकिन अगर मुझसे अगर लीगली पूछा जाता है तो जिस तरह लॉ डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ की, जो बंदा कोई चीज़ परचेज करता है तो उनकी वेबसाइट पे देख ले, या कोई प्लॉट देने चाह रहा है किसी टाउन में किसी भी जगह, तो उसको अथॉरिटी के जाके ऑफिस में जाके एप्लीकेशन दे के मैं ये सोसाइटी के अंदर ये प्लॉट लेने लगा हूँ, मुझे इसके बारे में क्लियर करें कि आया इसकी कानूनी तौर पर ये वाकई क्लियर सोसाइटी भी है कि नहीं है। अगर सोसाइटी क्लियर ना हो तो वहाँ प्लॉट ना लिए जाएँ, क्योंकि फर्दर लिटिगेशन के लिए मसाइल होते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि सोसाइटीज़ एक तो प्रूफ, दूसरी बात अभी की है मेरे भाई ने की है कि फाइल्स का काम चल रहा होता है। फाइल भी उस सोसाइटी में आपको लेनी चाहिए जहां पर आपको पता है कि ये सोसाइटी बाकायदा LDA से अप्रूव्ड है। जो अप्रूव्ड सोसाइटी के अंदर फिर प्लॉट्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, किन ब्लॉक के अंदर सोसाइटी डेवलप होती है उसके अंदर 20% प्लॉट मॉर्गेज होते हैं जो कि LD के बाद होते हैं, वो नहीं बेच सकते हैं कि वो जाके प्लॉट पूछें कि यही मैं प्लॉट लेने लगा हूँ, ये मॉर्गेज तो नहीं है कहीं। हमारे यहाँ नॉर्मली लोग किसी भी प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए कभी भी किसी लीगल एडवाइजर से मशवरा नहीं करते, जो कि बहुत जरूरी है। देखें आपको मैं आपको छोटी सी, आप अगर 2 लाख रुपए एक प्रॉपर्टी डीलर को दे रहे हैं, आप 50,000 रुपए अगर लीगल एडवाइजर को देते हैं तो आप एटलीस्ट रात को सुकून की नींद सो सकते हैं। लीगल एडवाइजर का काम क्या है? वो फीस लेके उस चीज की कंप्लीट वेरिफिकेशन करना कि आया ये प्रॉपर्टी दुरुस्त है, इसके खिलाफ कोई स्टे तो नहीं है, ये LDA से अप्रूव है। ये चीज एक अच्छा रियल एस्टेट एजेंट भी कर सकता है, लेकिन
एजेंट कहता है जी कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है, मैंने इनसे प्लॉट लिया, इनको लेके दिया, दरमियान में मेरा कमीशन दे, मैं फारिग हूँ। किसी और दूसरे कंट्री की एग्जांपल ले लेते हैं कि वहां पे आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं तो लीगल एडवाइजर के बगैर आप प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते। ये सबसे फर्स्ट स्टेप है उनका, क्योंकि लीगल एडवाइजर ही वो सारी चीजें चेक कर सकता है जो आपको जिस चीज का नहीं पता। दूसरी चीज, पाकिस्तान में अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है तो सबसे आया पहले देखिए कि ये गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं उनसे अप्रूव है या नहीं है। सेकेंडली, अभी आजकल हमारे यहाँ ट्रेंड चला हुआ फाइल सिस्टम का, लैंड है नहीं, उसकी फाइल बिकी हुई है, चाहे वो कोई भी बड़े से बड़ा नाम है या छोटे से छोटा नाम है, मैं किसी को मेंशन नहीं करूंगा यहाँ पे। तो हमारे यहाँ वो फाइल्स बिक रही हैं, लोग ले रहे हैं, दे रहे हैं, बेच रहे हैं, लेकिन इनलीगल है। उन फाइल्स पे आज आपने फाइल खरीदी है, आपको वो 5 साल भी उस पर प्लॉट नहीं मिला तो आप उस पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उस फाइल्स के पीछे टर्म्स एंड कंडीशन छोटी ऐसी लिखी होती हैं जिनके पीछे आपने खुद साइन करके दिए होते हैं। या तो आप उन टर्म्स एंड कंडीशन को पहले पढ़ें और फिर अगर आपका दिल मुतमईन हो तो आप फिर उस प्रॉपर्टी को परचेज करें। अब इसमें तो अंग्रेजी लिखी हुई है, मैं तो 4 जमातें पढ़ी हुई है, थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ मैं, लेकिन वो बंदा तो पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि प्रोग्राम हमारा आखिरी हिस्से में। उन्होंने वो जो खारिज हुई 145 कार्रवाई SCSO के पास गए जी, ये खारिज होगी, सानू चाबियां दी हैं जहाँ। उन्होंने कहा जी तुसी 2 दे ठहर जो कर लेने, करा लेने। उन्होंने शीशन कोटू स्टे लिया। अच्छा, शीशन कोटू जब स्टे लिया 6 महीने साल चले हैं, 145 खारिज हो गई तो सानू कब्जा नहीं दवाया जा रहा। मेरे भाई ने ये कहा है कि हमने ये केस फाइल किया और केस फाइल करने के बाद हमें ऑर्डर हो गया है जी। इसका लास्ट ऑर्डर अगर पढ़ेंगे 16/12/2017 वाला जो ऑर्डर था जी, उसके अंदर लिखा हुआ है नो वन अपीयर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर, देयरफॉर स्टेट पिटिशन इज डिसमिस्ड ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन। कि मेरे भाई साहब के वकील कोई पेश ही नहीं हुआ और केस इनका डिसमिस्ड नॉन प्रोसिक्यूशन हुआ है। अब ये चीज जिस तरह आपने कहा बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, उनको उनका वकील नहीं पेश हुआ, हमारा वकील हर डेट पे जा रहा है, वो डेट पे ही नहीं आता। अब ये केस 2017 के बाद जी, क्या पता वो हाई कोर्ट गए हैं, दूसरी पार्टी गई है, क्या चल रहा है इनके दरमियान लिटिगेशन। अब इसके अंदर इन्होंने पार्टी बनाया हुआ है हक निवाज, दूसरा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। अब हक निवाज क्या पता इस ऑर्डर के खिलाफ आगे गया या नहीं गया। ये 2017 का इसका आखिरी ऑर्डर है। ये मुल्क जो है ना मेरा है, ना इनका है, ना वकास साहब का है। बेसिकली ये मुल्क इन लोगों का है जो गरीब लोग हैं। उनको जो कागज दिए जाते हैं उनकी लिखाइयां कुछ और है, वकील के चक्करों में पढ़ना है। यहाँ से मेरे ख्याल में जो बातें आपने की है ना उससे पहले वाली विक्टिम को समझ में आई और ना इनको समझ में आई। ये सीधे साधे लोग हैं जो अपना सिर्फ जमीन का कब्जा छुड़वाना चाहते हैं। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म होता है, लेकिन अभी मुलाकातें और अभी बहुत से प्रोग्राम्स आपसे करना बाकी हैं और इस तरह की नशिस्त हम रखते रहेंगे। और हम गुजारिश करेंगे कि इससे पहले वाला जो विक्टिम था और ये विक्टिम भी है, काइंडली इस केस को देख लीजिएगा। कुछ जो केसेस आपके पास आ जाते हैं उनको अपनी दस्तरस में होते हुए हल जरूर कीजिएगा। आमिर सईद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वकास साहब, बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ लेकर आए जी। आपका भी बहुत शुक्रिया, दुआ करेंगे कि आपका मसला हल हो जाए। नाज़रीन, इसी के साथ ही दीजिएगा इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह के बाद।